गाइज आज हमने कूल कास्ट का पहला एपिसोड रिकॉर्ड किया और इस पहले एपिसोड में हमने एक ऐसे इंसान से बात करी जिसने महज 18 साल से भी कम की उम्र से प्रॉपर्टी का बिजनेस स्टार्ट किया और वो भी बिना किसी स्ट्रॉन्ग बैकअप के। और आज इस इंसान ने इस एरिया के प्रॉपर्टी मार्केट में आग लगा रखी है और हमने इनसे ये समझने की कोशिश करी है कि प्रॉपर्टी मार्केट होता क्या है, काम कैसे करता है और वो कौन सी बातें हैं जिनका हमें प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते वक्त ध्यान रखना चाहिए। और इस इंसान का इंट्रोडक्शन मैं एक छोटे से शेर के साथ गाऊंगा कि तुझे ऊंचाइयों पर देखकर हैरान है बहुत लोग, तुझे ऊंचाइयों पर देखकर हैरान है बहुत लोग, मगर किसी ने तेरे पाँव के छाले नहीं देखे। तो चलिए सुनते हैं मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड गौरव चौधरी की कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी। थैंक यू सर। आशीष जी, तैयारी तो आपने पूरी पिक्चरों की शूटिंग कर ली है। शुरुआत है थोड़ी सी, यानी बहुत अच्छी और मतलब शुरुआत भी जो की है ना वो फैंटास्टिक शुरुआत है। मतलब ऐसा फील हो रहा है जैसे किसी बड़ी नहीं भैया वो तो बस बैठे हुए कंपनी। अब ये देखिए, मैं तो यही चाह रहा था कि शुरुआत जो है वो एक ऐसी हस्ती के साथ हो, मतलब जिसको इन सब चीज़ों से बहुत प्यार है, जो कि कला के साथ साथ एक वैचारिक स्तर पर भी बहुत, मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वैचारिक स्तर पे भी एक बहुत अहमियत रखता है। तो अरे कुछ नहीं था, दोस्त लोगों का, सब आप लोगों का। तो अरे हमें तो बहुत अच्छा लगा कि तुम जो शुरुआत कर रहे हो और जो तुमने अपना विजन लेके शुरुआत करने का वो किया, तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट सुन के भी अच्छा लगा। और आशीष, मैं तो तुम्हें बचपन से जानता हूँ और रहना भी ऐसा चाहिए आदमी को कि जो दिल कहे ना वो काम करना चाहिए जिसमें सुकून मिले। जैसे किसी को जनरली देखना, तुम देखते हो किसी को सिगरेट पी के सुकून मिलता है, किसी को ड्रिंक करके सुकून मिलता है, किसी को अपना और किसी को बातें करने से सुकून, बातें करने से सुकून, दोस्तों के मिलता है। तो जो चीज़ दिल को भाती है, मतलब लगती है, वो आदमी को करना चाहिए लाइफ में। उसमें ही मतलब जो आनंद है ओवरऑल, आप जब जाओगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार, इसमें जैसे कुछ चीज़ों में आप ओशो को जो है, लोग कहते जरूर है, पर ओशो को आदमी को फॉलो करना चाहिए कुछ चीज़ों में। मैं मानता हूँ कि ओशो जो थे वो लाइफ में जो है उनकी जो बातें हैं उसको पढ़ना चाहिए। और वो थे कि भाई जो चीज़ मन को अच्छी लग रही है, जिससे आपको सुकून, आपका दिमाग जो रहेगा वो भी एक प्रकार का, आपको ये मान के चलो, उसको कोई नशा कह लो या कुछ कह लो, सुकून कह लो, जो भी आप कह लो, पर वो मिलता है। इसलिए जो अच्छा लगे वो लाइफ में कर लेना चाहिए, मतलब कोई बचा ना रहे। हम जैसे लोगों के लिए तो आप भी किसी ओशो से कम नहीं है भैया। नहीं देखिए, जैसा जिस तरीके की आप बातें करते हैं ना, उससे मेरे ख्याल से हर कोई बहुत प्रभावित रहता है। तो भैया अपन शुरुआत ऐसी करते हैं कि आपकी शुरुआत से शुरुआत करते हैं। तो आप बताइए भैया कि ये जो शुरुआत हुई आपके इस प्रॉपर्टी बिजनेस में आने में, ये कहाँ से शुरू हुई? कब आपके दिमाग में ऐसा पहला ख्याल आया कि यार मुझे ये काम करना चाहिए? कि पहली जो डील कभी आपने करी होगी वो किस तरीके से करी, या मुझे इस एरिया में जाना है वो आपने कब डिसाइड किया कि मुझको ये काम करना है? क्योंकि मेरे ख्याल से जब से मैं आपको देख रहा हूँ तब से आप मुझको इसी तरीके के कामों में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये बस अपने शुरुआत के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, कभी भी कोई, आशीष, क्या होता है, जब कोई बीज रहता है वही पौधा बनता है और वही पेड़ बनता है ना। अब तुम्हारा सवाल ये है, अगर उसको कहें कि भैया ये बीज कहाँ से पैदा हुआ, तो ये बीज कैसे पैदा हुआ, तो तुम्हें याद होगा हम लोग स्कूल में जब पढ़ते थे विद्या निकेतन में, तो 14 नवंबर को बाल दिवस रहता था। जी हाँ। और बाल दिवस में स्टॉल लगते थे बच्चों के, तो वो मेरे ख्याल से वो भी एक व्यापार की नींव बच्चों में डाली जाती है कि बिजनेस की कैसे। तो मैं जब छोटा था तो मैं स्टॉल लगाता था बचपन में स्कूल में। तो स्टॉल ऐसे लगाते थे कि टीचर्स क्या करती थी कि 20-20 रुपये लेती थी और स्टॉल की जगह एक टेबल हम लोगों को दे दिया जाता था। हाँ, अब कोई बच्चे अपने कोई कुछ स्टॉल लगाता था, कोई कुछ स्टॉल लगाता था। तो मैंने कहा यार, तो मुझे भी बड़ा अंदर से वो था, तो मुझे ये लगता था कि स्टॉल लगाना है यार, इतने पैसे आएंगे।
तो मैं गेम्स के स्टॉल लगा देता था। मुझको याद है कि आपने कभी भी ना जैसे फूड आइटम्स की दुकान कभी नहीं लगाई, आपने हमेशा ना 1 को 2 करने वाली चीजों की दुकान लगाई तो है। मेरे दिमाग में क्या है खेल की। तो स्टॉल में गेम्स के स्टॉल लगाना है। तो अब पहले आप तुमने देखे होंगे बचपन में स्टॉल लगते थे कि बच्चे पहले 7 गिलास रखते थे, फिर 6, फिर 5, 4, 3, 2, 1, तो 2 रुपये आपने दिए और अगर आपने गिलास पूरे गिरा दिए 3 बॉल में तो आपको 4 रुपये मिले। तो मैंने क्या दिमाग लगाता था कि मैं 3 गिलास दूर दूर रखता था। हाँ। कि 2 बॉल में अगर किसी ने 3 गिलास गिरा दिए तो उसको 2 को 20 रुपये मिलेंगे। तो लोगों को क्या लगता है अब 2 बॉल में 3 गिलास संभव नहीं है गिरना, पर 2 बॉल लेके आदमी तो मेरी दुकान में। तो अच्छा भैया, ये जैसे बिजनेस माइंड की आपने ये बात करी, जो बिजनेस सेंस की बात करी कि 3 गिलास दूर दूर रख देते हैं, तो भैया ये सेंस क्या आपके अंदर शुरू से था या फिर ये आपने डेवलप किया? नहीं, क्या होता है बचपन से, जैसे एक और तुम्हें किस्सा बता रहा हूँ। एक बार मैंने स्कूल में फूड आइटम का एक स्टॉल लगाया डोसे का। डोसे की पूरी तैयारी हो गई और एंड टाइम में जो हमारा डोसा बनाने वाला था उससे वो डोसा बना ही नहीं। तो जब बना नहीं, अच्छा, तो सही तरीके से नहीं बना। हाँ, नहीं बना कुछ। हाँ। तो अब वो आया, वो उससे बिगड़ने लगा, तो बोला भैया ये तो जो चावल का जो बनता था ना गोल, वो गड़बड़ बन गया है ये। तो उसी समय एक दूसरा व्यक्ति आया जिसका वहाँ स्टॉल था, उसने वो भी ला रहा था, उसने बनाया। बोले भैया ये आपसे झूठ बोल रहा है। तो वो डर के मारे भाग गया। मैं 10 मिनट के लिए मैंने सोचा यार इतना अपन ने व्यवस्था की और अपन तो फ्लॉप हो गए। तो अब वो डोसे में जो मसाला रहता है वो आलू का रहता है। तो मैंने तुरंत दिमाग लगाया, एक बंदे को पकड़ के लाया होटल से, उसने मैदे से लिया और उसके मैंने समोसे बना के बेच डाले पूरे, और मेरे पूरे समोसे बिक गए। तो मतलब क्या है, किसी भी चीज़ को मतलब नकारात्मक परिस्थिति से भी उसको सकारात्मक में आना, तो ये आपको ईश्वरीय कृपा भी, ईश्वरीय कृपा, वही ये ईश्वरीय कृपा कह सकते हो आप कि ये रहती है। और शुरू से आप अच्छा पॉजिटिव इसमें रहो, पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से मेहनत करो। तो एक जो मिरेकल कहते हैं ना, ये आपके साहस को भी दर्शाता है और ये भी कि आपकी जो इच्छा शक्ति है, अगर कमाना है आपको तो फिर आप तो किसी भी तरीके से, वो साहस देने वाला भी वही है। हाँ, साहस देने वाला भी ईश्वर, ये बड़ी बात है सर। मेरा मानना ये है कि उसके बिना जो एक शक्ति है वो कुछ नहीं हो सकता, और जो कुछ है वो ईश्वरीय और माता पिता की आशीर्वाद और इससे, और आपके कर्म और पॉजिटिविटी से चलना, आपकी संगत अच्छी होना, ये सब आपकी लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। गौरव भैया, और जैसे आप ना जाने जाते हो अपनी बहुत पावरफुल सोशल नेटवर्किंग के लिए, मतलब आपके आसपास जो लोग रहते हैं, आप बहुत पावरफुल लोगों से आप जुड़े हुए हैं, ना केवल इस शहर में बल्कि पूरे प्रादेशिक स्तर पे भी बोल दो, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे आपकी जो होल्डिंग है वो मतलब एक बहुत पावरफुल पोजीशन होल्ड करते हो। तो ये मतलब ये कैसे बना? नहीं, इसको मैं पावरफुल नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि व्यवहार आपके अगर अच्छे हैं तो एक आप देखने छोटी सी दुकान भी रहती है और वो बड़ा व्यवहार कुशल रहता है, तो और उसके प्रोडक्ट अगर तो आदमी उससे अपने रिलेशन मेंटेन करता है, व्यवहार बनाता है। तो मुझे शुरू से जो है वो लोगों से व्यवहार बनाना, लोगों से मान सम्मान देना, मान सम्मान लेना, इसका मुझे शुरू से वो रहा, और एक अटैचमेंट लोगों से रहता है। और ये भी मैं वही कहूँगा कि ये सब ईश्वर की कृपा है कि जो लोगों से रिलेशन मेंटेन, फ़ायदा होता है। नहीं, फ़ायदा और नुकसान जो है तो सुकून तो बहुत मिलता है और उसके लाभ ही लाभ हैं। मेरा मानना ये है, अगर आप अच्छे लोगों से व्यवहार रख रहे हो और उसमें कोई छोटा और बड़ा नहीं रहता। आपको कुछ जगह ऐसी रहती है, जैसे गाड़ी में हवा का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। बिना हवा के गाड़ी पेट्रोल का जितना है, इंजन का जितना है, गैस का जितना, उतना हवा का भी रोल है। तो उसमें छोटा और बड़ा ही नहीं होता, कब कौन सा क्या आदमी कहाँ क्या काम आ जाएगा। आपने कोरोना में वैसे ही देखा होगा। तो लाइफ में आपको जो है हर आदमी वैल्यूबल है, वो छोटा हो या बड़ा हो। तो उसमें आदमी को ये सोच के किसी से वो नहीं करना चाहिए कि भैया ये बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है। जो भी है, अगर आप वो अच्छा आदमी है तो उससे आपको वो रखना, और वो ऊपर वाला खुद ही वैसी बॉन्डिंग बना देता है कि होंडा के पार्ट्स में होंडा के पार्ट्स जोड़ते हैं होंडा की गाड़ी में, हाँ, सही बात है, टीवीएस के पार्ट्स नहीं जाते, तो वो ऑटोमेटिक ऐसा एक सिस्टम खड़ा हो जाता है। भैया, अपनी पहली डील के बारे में कुछ बताइए। पहला क्या सौदा हुआ यार, कैसे हुआ, कब हुआ? सबसे पहले क्या हुआ, मैं बेसिकली मेरे फैमिली बैकग्राउंड से, फादर मेरे एडवोकेट हैं और फैमिली बैकग्राउंड भी जो था वो, उसके अलावा हम लोगों की जो फैमिली है वो मालगुजार फैमिली है। तो हम लोगों की एग्रीकल्चर बेस्ड भी हम लोगों का परिवार रहा शुरू से, खानदानी पैतृक। तो मैं शुरू में जब स्कूल पढ़ता रहा तो मुझे लगा यार कि हमारे घर में कोई फैक्ट्री तो है नहीं, तो खेती कोई अपनी फैक्ट्री है कि जो कुछ आना यहीं से आना है। तो मैंने शुरुआत से ही जो है पहले पूरा फोकस पढ़ाई के साथ साथ खेती में किया। मतलब मेरे को ये था कि भाई यहाँ पे अपन काम करें, इसको डेवलप करें, ये करें। फिर खेती करते करते अपना मोहल्ले के मंडी में जाना, माल बेचने जाना पड़ता था, ये करना। तो वहाँ जाके गंज में जाना। तो व्यापार में जब देखा तो मैंने कहा यार अपन इतने सालों से ये गेहूँ सोयाबीन पैदा कर रहे हैं
और कोई किसान इतना पैसे वाला नहीं बना, और अपने माल को बेच के ये व्यापारी इतने पैसे, तो अपने को यही करना चाहिए। तो पहले मैंने सोचा कि यही काम चालू करा जाए, तो मैंने फिर उसका ग्रेन का लाइसेंस वगैरह बनाया करा। फिर अचानक उसी बीच में एक ज़मीन का एक काम आ गया मेरे पास, एक ज़मीन बेचने आ गई। तो मैंने कहा यार कि घर में बोलूँगा कि अब भी ये काम करना है, अभी ये काम करना है। उस समय ये मैं 12th पास हो गया था। अच्छा, ये सर 2002 की बात। हाँ, 2002 की। तो उसके बाद 12th पास हो गया, फर्स्ट ईयर में गया। तो मैंने कहा यार पढ़ाई में उतना मन जो था वो ऐसा, तो अपने आप में अपना एनालिसिस हो जाता है आदमी को कि आप क्या कर सकते हो। तो ऐसा लगने लगा था, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट नहीं था। मैं 65-72% का था। जब किसी अच्छी संगत में रहता था तो 72-73 हो जाता था। ख़राब संगत में रहता था तो जिस साल तो ख़राब नहीं कहेंगे उसको, मतलब मनमौजी लोगों के साथ रहता था तो वो 65 में रहता था। तो मैंने कहा यार अगर अपन ने इस परसेंटेज में कोई बहुत ज़्यादा अचीवमेंट एजुकेशन लाइन में तो हो नहीं सकता, तो बिजनेस के लिए तो हमने कहा यार उसको गंज में काम चालू करा। फिर अचानक एक ज़मीन आई, तो मैंने कहा यार इसमें बोलूँगा ये काम करो तो कैसे होगा। फिर मैंने मेरे एक रिलेटिव को बोला, फिर वो जगह ली, तो उसमें अच्छे पैसे हम लोगों को बचे। फिर वहाँ से जो चालू हुआ ऐसा योग। फिर कुछ बुरा समय भी आया, ऐसा नहीं है कि ये है, कुछ व्यापार में ऐसा भी हुआ कि कुछ ऐसी अप्रत्याशित घटना भी हुई जिससे बहुत 1-1.5 साल में मानसिक रूप से बहुत डिस्टर्ब रहा। तो भैया बुरा वक्त जो आता है वो तो आज भी आता होगा, हर वक्त तो एक जैसा चलता नहीं है। तो जब बुरा समय आता है तो उससे आप कैसे डील करते हैं? नहीं, बुरा समय तो ये सिखाने के लिए आता है कि आपको अच्छे समय में कैसे रहना है। और कई बार ऐसा लगता था उस समय जब मैं था कि यार भगवान ने मुझे यहाँ लाया है तो भगवान पूरा, या तो अगर कुछ अच्छा नहीं लिखा होता तो भगवान मुझे पूरा ख़त्म कर देता। ये बार बार बाहर क्यों ले आता है, मतलब कुछ अच्छा लिखा हुआ है। तो वो ऐसे कुछ हुआ, और धीरे धीरे फिर ईश्वर की कृपा कह लो, थोड़ी मेहनत कह लो, थोड़ी सकारात्मक सोच कह लो, तो फिर वापस 2003 में जब मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ 1 साल, तो फिर वापस 1-1.5 साल बड़ा आत्ममंथन चिंतन का रहा। बहुत चीज़ों का प्रैक्टिकली, मतलब मुझे ऐसा लगा कि जो बुरा समय है वो आदमी को आने वाले समय के लिए सिखाने के लिए आता है। जैसे पतझड़ आता है ना फल फूलने के पहले, तो पतझड़ आदमी के जीवन में आना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें, अच्छे बुरे लोगों की पहचान, अपने परायों की, सबकी सब कराता है, और वो जीवन में आदमी के आना चाहिए। वो आदमी की प्रोग्रेस में खाद का काम करता है। अभी भैया कैसा है प्रॉपर्टी मार्केट? प्रॉपर्टी मार्केट बहुत अच्छा है, और अगर अपन सकारात्मक देखते हैं तो सब कुछ बढ़िया लगता है, और सकारात्मक ही होता है। मतलब वो पावर ऑफ थिंकिंग जो कहते हैं ना, तो वो लागू होती है। अपन ये सोचेंगे कि देखिए बाज़ार बहुत ख़राब है, बहुत ढीला चल रहा है, तो आपको नकारात्मक ही दिखेगा कि सब कुछ ख़राब ही ख़राब दिखेगा। आप देखोगे नहीं, आप अपने टैलेंट से लगाओगे कि नहीं यार हम क्या अच्छा कर सकते हैं, कि कम बजट में हम कैसे दे सकते हैं। जैसे पार्ले जी का एक बिस्किट का पैकेट का उदाहरण ले लीजिए, एक ज़माने से वो 2 रुपये में दे रहा है, 3 बिस्किट कम कर दी, या एक 27 नंबर माचिस एक ज़माने से आ रही है। तो ये अपना मार्केट इनका बना हुआ है। तो इस तरीके से अगर आप काम करोगे। भैया जैसे प्रॉपर्टी का जो बिज़नेस है, मतलब ये पूरी फील्ड ही ना, इसमें बहुत ह्यूज अमाउंट में पैसा इन्वॉल्व होता है। मतलब एक छोटा सा भी एक मतलब आप समझ लिए 3rd क्लास 4th क्लास भी अगर कोई आदमी रहेगा, वो अगर प्रॉपर्टी में कुछ खरीदना चाहेगा तो उसके लिए भी अगर आज के सिनारियों में देखें तो 10 लाख 15 लाख से ही चीज़ें स्टार्ट होती हैं मिनिमम। तो अगर और थोड़ा किसी का स्टेटस अच्छा रहेगा तो वो चीज़ लाखों में जाती है, करोड़ों में जाती है। तो उसमें पैसा बहुत इन्वॉल्व रहता है, और जहाँ पर पैसा इन्वॉल्व होता है तो वहाँ पर नेगेटिविटी भी बहुत आती है। तो भैया जैसे कस्टमर की नेगेटिविटी से कैसे आप डील करते हैं? कस्टमर के ऊपर आप ऐसा, उसको ऐसी क्या चीज़ बताते हैं, उसको ऐसा किस तरीके से आप उसको मतलब अगर अपन लोकल लैंग्वेज में बोले तो किस तरीके से उसको अपन सेट करते हैं कि उसकी जितनी भी नकारात्मकता है वो दूर हो सके? ये जो आप सवाल कर रहे हो आशीष जी, नकारात्मकता एक दिन में दूर नहीं होती। इस नकारात्मकता को दूर करने के लिए आपको अपना जो 5 स्टार मार्किंग लेने के लिए बहुत समय लगता है, और वो समय में आपको बड़ी ईमानदारी से काम करना, लोगों से जो कमिटमेंट किया उस कमिटमेंट को आपको पूरा करना, ये आपका पिछले 10 साल 15 साल का बैकग्राउंड बताता है, आपके काम करने की वर्किंग बताती है धीरे धीरे कि आपने हर समय कस्टमर को सेटिस्फाई किया, क्योंकि एक संतुष्ट ग्राहक ही विज्ञापन का सबसे बड़ा माध्यम है। तो आप जब अपने कस्टमरों से, जब रिलीज हमने काम चालू किया तो हम ये सोचते थे कि कोई भी, हमारे छिंदवाड़ा के एक बहुत बड़े प्रॉपर्टी के व्यवसायी थे, कोरोना में उनका निधन हो गया। उन्होंने मुझे बुला के एक बार बोला था कि बोले गौरव, कोई भी काम ऐसा नहीं चाहिए कि कोई कस्टमर अपने पास अपन ने जो चीज़ उससे बेची है उसको लेकर अपने पास समस्या को लेके आए और अपन उस समस्या का समाधान ना कर सके, तो ये अपना व्यापार करना उस मायने में कोई मतलब नहीं है। तो उस बात को मैंने मूल मंत्र को मान लिया कि अगर कोई व्यक्ति हमारे पास कोई समस्या, पहली चीज़ तो वो समस्या पैदा ही ना हो, और
हो भी सके कोई समस्या अगर आई है तो उसका तत्काल निवारण होना चाहिए। तो एक संतुष्ट ग्राहक जो है विज्ञापन का सबसे बड़ा माध्यम है, और इसमें समय लगता है आपको ईमानदारी से काम करने में, बनाने में, और उसका बहुत अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष लाभ है। धीरे धीरे थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन जैसे मैं कह सकता हूँ कि LIC पे लोगों को बड़ा विश्वास है, बहुत सी कंपनियाँ ही चली गई, तो आदमी को विज़न अपना उस मामले में उस तरीके LIC के तरीके से रखना चाहिए कि आदमी को विश्वास हो कि नहीं यार, अगर हमने कोई बात कही है तो वो करना है, और वो लोगों को, हम लोगों को ये कहने में मतलब अपने आप में संतुष्टि है कि उस विश्वास को अर्जित करने में हम सफल हुए हमारे साथ। मतलब ये ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी, हाँ, इस तरीके। क्योंकि क्या होता है, आदमी अपने जीवन भर की कमाई से कोई संपत्ति लेता है, कोई मकान बनाता है, एक टीचर आदमी है वो मकान बनाता है, तो उसको अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो जो मैंने आपको बोला ना कि एक ईश्वरीय ताकत जो सत्ता है वो काम कर रही है, तो उससे आदमी को डर के तो काम करना चाहिए, क्योंकि पैसा सब कुछ है पर बहुत कुछ नहीं है। चलिए, और भैया जैसे इस अब तक कोई इतनी आपके 25-30 सालों की जर्नी में, प्रोफेशनल जर्नी में बहुत कुछ पीछे छूटा होगा, तो उस चीज़ को आप मिस करते हैं? ऐसा लगता है कि यार ये चीज़, मतलब कुछ साथी छूटे होंगे, कुछ ऐसी चीज़ होगी जो आप कुछ करना चाह रहे होंगे, लेकिन आपके इन प्रोफेशनल कमिटमेंट के कारण, उस मेहनत के कारण, भाग दौड़ के कारण वो चीज़ छूट गई, तो ऐसा कुछ है जिसको आप इस दौर में मिस करते हैं? नहीं आशीष जी, मैं तो मैं आपको बताऊं, मतलब आप भी मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, जब से मैं काम चालू कर रहा हूँ तो मेरे साथ में मेरे सब दोस्तों का एक काफ़िला लेके चलता हूँ, बढ़िया, सब कमाओ, सब पढ़ो, सब बढ़ो वाले सिद्धांत में, और सारे लोग मिलके काम करते हैं, तो कभी ऐसा कोई काम का बर्डन भी नहीं लगा, और बहुत ज़्यादा अंधी दौड़ में ना दौड़ के बहुत सुकून से और काम चलते हुए, तो मुझे कभी कोई पछतावा ऐसा नहीं लगा कि कोई चीज़ छोटी हो, जो मन में आया वो करना है, अच्छा रहना है, अच्छा जीवन है, और बहुत ज़्यादा अंधी दौड़ से दूर होके एक पर्याप्त अच्छे मन में, क्योंकि आपको किसी भी चीज़ से सेटिस्फाई तो होना पड़ेगा किसी कहीं ना कहीं। तो इसको मैं ये नहीं कहूँगा कि व्यापार में आप आज सेटिस्फाई हो जाओगे तो आप कैसे काम करोगे, काम तो बढ़ता ही बढ़ता है, पर आप सबको लेके चलते हैं, एक टीम वर्क जब रहता है तो आपको सारे चीज़ों का आनंद लेते हुए काम होता है, क्योंकि अकेले एक मोती से हार नहीं बनता, वो तो पूरे मोती रहेंगे तभी हार रहेगा, या पूरे फूल रहेंगे तो मैं एक हार बना के काम कर रहा हूँ अपने साथ में, तो उसमें बड़ा जीवन का आनंद लेते हुए काम कर रहे हैं, उसमें बड़ा सेटिस्फाई है। तो मुझे ऐसा कहीं मुझे नहीं लगता कि कुछ छूटा होगा, बस सब ईश्वरीय कृपा, और ईश्वर साथ हमेशा रहा, वो भर ना छूटे, उस बात की हमेशा ध्यान रखता हूँ कि ईश्वर का हाथ नहीं छूटना चाहिए। ऐब क्या है भैया आपके? ऐब तो यार अगर देखा जाएगा तो बहुत सारे ऐब हैं। मेरे सबसे दोस्तों के साथ समय बिताने, ये भी मेरा एक ऐब है। ये अगर मेरे घर के कुछ मेंबर जैसे अपनी वाइफ के उसमें देखेंगे तो ये उनकी नज़रों में एक ऐब हो गया है। तो ये इस टाइप की ऐब है कि दोस्तों के साथ ज़्यादा समय देना, घर को समय उतना नहीं देना, या घूमना, ये इसको आप ये कह सकते हैं। अगर ऐब है तो ये है, उसके अलावा कुछ ऐसा शराब सिगरेट ऐसा कुछ नहीं? नहीं, अब व्यवसाय मतलब शुरू से जो रहा उस मामले में बड़ा मन जो है मैं रहा था, क्योंकि हमारी जो लाइन है वो तो उसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं, पर पता नहीं क्यों मेरे लोग बहुत इस चीज़ पे बहुत आश्चर्य भी करते हैं कि गौरव चौधरी जो है वो शराब नहीं पीते या सिगरेट नहीं पीते। नहीं, अंदर से जो शुरू से बचपन से ऐसा कुछ रहा नहीं, और उसके प्रति बड़ी नेगेटिव वो रही है, नकारात्मक, ये परिवार के ये कह लो, माता पिता का, या खुद का अंदर से एक ईश्वरीय कृपा कह लो। तो मैं, मेरे साथ में जो दोस्त हैं उनको भी उस चीज़ के लिए काफ़ी, और वो भी मेरा सम्मान करते हैं, और मैं उसको अंदर से जो है वो नहीं करता। और कुछ चीज़ें तो मतलब मन से अंदर से हो जाती है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे बाकी चीज़ों का तो नहीं, नॉनवेज का बड़ा शौक था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कुछ बातें, कुछ अंदर से ऐसी बातें उठी, तो वो भी मैंने त्याग नॉनवेज भी? हाँ, मैं प्योर वेजिटेरियन हो गया, वो भी त्याग दिया अंदर से। तो ये चीज़ें जो है गलत हैं, और कोई ये जो व्यसन है इसका आदमी को, मैं नहीं कहता कि बिल्कुल भी कोई, कि भाई मनुष्य जीवन है, आदमी संत तो बन नहीं सकता, और तो उसमें उसको सारी चीज़ें अगर वो कर भी रहा है तो उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कब पीना, कितनी पीना, कहाँ पीना, किसके साथ पीना, कौन सी पीना, ऐसे कुछ इसके भी सिद्धांत इसको मेंटेन करके चले, तो मैं उसको भी बुरा नहीं मानता हूँ। लोगों को सिद्धांत आपको सारे पता है, नियम आपको सारे पता है, लेकिन आपने कभी नहीं, जीवन को जीने का, व्यापार का, हर चीज़ का एक अपना काउंसिल होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए, और उस दायरे में चाहे परिवार को चलाने के लिए हो, व्यापार को चलाने के लिए हो, देश को चलाने के लिए हो, किसी भी काम को करने के लिए, वो एक काउंसिल में तो आदमी को रहना चाहिए, अपने सिद्धांत बना के जीवन आदमी को जीना चाहिए। गैर सिद्धांतिक आदमी का और बिना सिद्धांत के जो आदमी, मेरे ख्याल से बिना ब्रेक की गाड़ी के समान होता है, विवेकहीन आदमी होता है। तो ईश्वर से आदमी, भगवान से जब पूजा करे तो उससे मांगना चाहिए कि मुझे विवेकवान बनाए। अगर वो विवेकवान बनेगा तो धनवान भी बनेगा, वो गुणवान भी बनेगा, और वो सुखी भी रहेगा।
अपने पार्टनर्स के बारे में बताइए भैया कुछ। पार्टनर से, अब भगवान को भी पार्टनर बना लिया हमने, तो भाई उनकी कृपा से सब हो रहा है। तो और पार्टनर जो है मेरे, जो है मैं पार्टनरों को पार्टनर कभी नहीं समझता। मेरे साथ मेरे जो दोस्त हैं मेरा, तो मैं छोटा भाई समझ के ही हमेशा ये वो किया है। पार्टनर, मैं उनको पार्टनर कभी माने ही नहीं। बताइए उनके बारे में कुछ। हम लोग साथ में कॉलेज में पढ़ते थे, मैं और मोहित मेरे साथ जो पार्टनर है। मोहित गुड़ी। हाँ, मोहित भाई जो है, तो हम लोग दोनों जो है साथ में पढ़ते थे। तो वो जब मेरे पास आए तो मैंने कहा यार सब बातें, मैंने कहा साथ में काम करते हैं। उनका जो पैतृक ग्रेन का काम था, तो वो बोले यार मुझे उस काम में इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने कहा यार अपन ये काम अच्छा है, अपन साथ में करेंगे। और हम दोनों ने मिलके घर से बिना किसी सहयोग के काम चालू किया दोनों ने। और वो इसीलिए किया कि कोई इंटरफेयर नहीं रहना चाहिए। ऐसा होता क्या है जनरली, अगर घर के सपोर्ट से कोई काम करे तो हर चीज़ें पापा से पूछना, चीज़ें पूछना। तो हम लोगों ने बड़े स्टार्टिंग, फिर जब सेकंड इनिंग जब मैंने खेली तो साथ में हम लोगों ने काम किया और बहुत, मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। और साथ में हम दोनों ने, और कभी भी हम लोगों ने एक दूसरे को पार्टनर समझ के नहीं, दोनों ने भाई समझ के काम किया। आज भी कर रहे हैं, जीवन भर करेंगे। और बड़ा अच्छा, हम लोग यही चाहेंगे कि ऐसा आपकी दोस्ती। और लोग कई बार कहते हैं, जैसे मैं कई बार सुनता हूँ कि भाई पैसा जो है वो आपसी संबंधों में बुराई ला देता है, दोस्ती में दरार ला देता है। ऐसे बहुत सारे कोटेशन आपने पढ़े होंगे। पर मेरा मानना ये है कि वो जब आपके लिए मनी फर्स्ट अगर रहेगा तो वो हर जगह दरार सकती है, चाहे वो पिता पुत्र के रिश्ते हों, चाहे वो माता पिता पुत्र के रिश्ते हों, चाहे भाई भाई के रिश्ते हों, कुछ भी हो। लेकिन जब आपके लिए पैसा गौण हो जाएगा और रिश्ते प्राथमिकता हो जाएंगे, क्योंकि बिना एक दूसरे के एक अटैचमेंट, तो मैं ये सोचता हूँ कि भगवान ने एक छोटा भाई जो है मेरे को दिया है। क्योंकि कुछ रिश्ते जो होते हैं वो भगवान बनाता है आपको, मतलब आपके माता पिता निश्चित भगवान करेगा, भाई बनना, मामा मामी पापा फूफी जितने रिश्ते हैं, सिर्फ एक ही रिश्ता होता है दोस्त का, वो उसको आपको चुनना है। तो मेरे को इस बात पे बड़ी संतुष्टि और गर्व है अपने बात पे कि मैंने एक बहुत अच्छे आदमी को रिश्ता चुना। मेरा फैमिली सपोर्ट कैसा रहा शुरुआती दिनों में, ये बताइए। बढ़िया रहा। उनमें ये रहा कि सबसे बड़ी सपोर्ट तो ये रहा कि किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं रही। हाँ, कि भाई क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, बस अच्छा काम करो। मतलब आपके निर्णयों पर कभी किसी ने प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, किसी को भी कोई क्वेश्चन नहीं था। खुद ही जो है घर में एक चीज़ बहुत अच्छा रहा, किसी चीज़ की बंदिश नहीं रही, सपोर्ट रहा पिताजी का। खूब संघर्ष करो, आगे बढ़ो, मेहनत करो, और कोई काम ऐसा नहीं करना जिससे उनको नीचे देखना पड़े। अंदर से एक आशीष तुम देखना, एक मन में एक आप वो लेके आना। ये मैं आपको भी बता रहा हूँ और लोगों को भी मतलब ये बताना चाहूँगा कि एक मॉम डैड टेस्ट होता है, टेस्ट होता है। वो कैसा टेस्ट होता है कि आप कभी भी कहीं कोई काम कर रहे हो, आप ये सोचो कि मेरे मदर फादर यहाँ खड़े रहते हैं, मतलब पेरेंटल टेस्ट कह लो उसको, मॉम डैड टेस्ट। तो मेरी लैंग्वेज में मैं उसको मॉम डैड टेस्ट कहता हूँ कि वो अगर यहाँ खड़े रहते तो वो क्या कहते हैं। अगर आप कहीं शराब पी रहे हो और आप ये सोचो कि यार मेरे पापा यहाँ खड़े रहते तो वो क्या कहते हैं। तो उस समय आपके मन में जो विचार आएंगे कि नहीं वो डांटते यार ये गलत चीज़ है ना। आप कहीं गलत जगह खड़े हो, गलत काम कर रहे हो, कोई गलती कर रहे हो, तो आपको मन तो जानता है आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। तो वो टेस्ट अगर आप करते जाओगे, उसको आप अपने लाइफ में रखोगे, तो आपसे डिसीजन कभी गलत नहीं होंगे, आपकी लाइफ में कोई हर जगह हम ये इमेजिन करते चले, ये अज्यूम करते चले कि पापा अगर ये मैं ये काम कर रहा हूँ तो मेरे पापा मम्मी यहाँ पर खड़े रहेंगे। अच्छा, उसमें कुछ चीज़ें ऐसा भी है भाई, वो चीज़ें हैं गलत चीज़ों के लिए। कुछ व्यापारिक डिसीजन होते हैं, वो एक एज डिफरेंस रहता है, तो हो सकता है अपने जो डिसीजन अपने सही लग रहे हैं उन्हें गलत। तो वो जरूरी नहीं है कि मैं कह रहा हूँ उनकी बात मानो। उसमें आपको आपका विजन, आपका अनुभव और रिस्क लेने की कैपेसिटी जो कहेगी आप वो करोगे, तो आगे बढ़ने के लिए रिस्क तो लेना पड़ेगा। हो सकता है जनरेशन गैप के कारण आपके निर्णय अलग अलग हो, तो वहाँ आपको स्वविवेक से निर्णय लेना है। इसलिए मैंने कहा कि आदमी को विवेकवान बनने के लिए ईश्वर से मांगना चाहिए। आध्यात्म को लेकर आप क्या सोचते हैं? आध्यात्म को लेकर मैं सोचता हूँ कि आदमी की जीवन की सारी सफलता वो पैसे से, भौतिक सुख सुविधाओं से महत्वपूर्ण नहीं होती। आपने इन्फोसिस के मालिक नारायण मूर्ति के बारे में सुना होगा। ऐसे बहुत से और भी लोग हुए हैं जिन्होंने जीवन भर अरबों खरबों, हम तो कुछ भी नहीं है, बहुत बड़े बड़े लोग इस भारत देश में के पूरी दुनिया में पैदा हुए, और आखिरी में जाके आदमी जो है इन भौतिक सुख सुविधाओं से दूर ईश्वरी आराधना में सबको समझता है। और ये वास्तविक सात्विक सत्य है। इस बात के लिए मुझे ईश्वरी कृपा कह लीजिए कि बात बहुत जल्दी सब उम्र में समझ आ गई। तो अध्यात्म जो है जीवन में, उसके बिना सब कुछ अधूरा है। और जो आप लाइफ में मिरेकल कहते हैं ना, एक मिरेकल शब्द जो चमत्कार जो होता है, वो यही चमत्कार होता है कि अगर आप अध्यात्म से जुड़े हो तो आपके साथ ऐसी बहुत सी घटनाएं होगी चमत्कारिक, जिसका आप मतलब सपने में भी नहीं सोच सकते। और वो ऑटोमेटिक आपको ऐसा लगेगा कि उंगली पकड़ के एक ऐसी शक्ति आपको आगे बढ़ा रही है जो आपको दिखाई नहीं दे रही है, जो दिख नहीं रही है, लेकिन महसूस हो रही है। जैसे हवा को आप देखो, आप ये हवा को आपने देखा है? किसी ने नहीं देखा, लेकिन महसूस करते हो आप, है ना? अगर 2 मिनट अगर ऑक्सीजन बंद कर दें तो अभी कोरोना में सबको हवा का एहसास हो गया है ना। तो हवा समझ लीजिए अध्यात्म। कोरोना कैसा काल जो है वो
हम सभी जानते हैं कि वो एक भयावह समय था, वो 2 साल का। कोरोना- आपका वो समय कैसा गुजरा? कोरोना ने बहुत सारी चीज़ें सिखा दी, और व्यक्तिगत मैं अपनी बात ही बताऊं तो कोरोना ने बहुत सारी लाइफ में सीखने के लिए, मेरा सोचना तो ये रहता आशीष जी कि आपको किसी जानवर से, इंसान से, हर चीज़ से एक कोई चीज़ सीखने को मिलती है। आपको पेड़ों से, पक्षियों से, चिड़िया, हर चीज़ से सीखने। नुकसान हुआ कुछ, जैसे कहीं ना हर किसी का कुछ ना कुछ देखिए, बहुत। सबसे बड़ा नुकसान तो कोरोना में जो हुआ, जिसकी भरपाई हो ही नहीं सकती, वो शारीरिक नुकसान होता है। ये ईश्वरी कृपा थी कि ऐसी कोई प्रॉब्लम जनरेट नहीं हुई, लेकिन लोगों को बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम जनरेट हो गई। शारीरिक तो नुकसान तो लोगों को हुआ ही है, पूरे देश को, आर्थिक रूप से कहो, शारीरिक रूप से कहो, मानसिक रूप से रहो, कई परिवार उजड़ गए। मैं खुद चिरायू में एडमिट रहा 15 दिन। तो जीवन का जो चक्र वो जब देखते हैं तो बहुत जो 15 दिन आप admit हाँ रहे। 15 दिन चिरायू में मौत से लड़ते रहे, जिंदगी और मौत के बीच। तो क्या सोचा आपने उन 15 दिनों में? क्या 15 दिन में सबसे पहले तो विचार आशीष ये आता है कि यार मेरे से ऐसी कौन सी गलती हो गई थी, अपने हाथ से किसी का गलत तो नहीं हुआ। ये आता है जब आदमी मृत्यु शैया पर लेटा होता है, तो ये सब चीजें उसको आती है। समझ रहे थे अपने आप को कि आप उतने करीब पहुंच गए? हाँ, मैं एहसास होने लगा था कि यार अब जब मैं पहली बार जैसी गया वहाँ पे, तो डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी, आपका तो बहुत ज़्यादा ये है और आप कैसे सर्वाइव करोगे। तो मुझे ऐसा लगा था। फिर भी मैंने कहा, पर उस समय भी जो आपने आध्यात्मिक शक्ति थी वो काम आई। जब मैंने अपने गुरु की आराधना की, मेरे दोस्त से बात हुई जिनको मैं कह रहा हूँ मोहित भाई से, उनने मैंने गुरु जी का नाम स्मरण किया, तो एक अंदर से जो पावर है, अंदर से एक लड़ाई करने की ताकत पैदा हुई। और फिर सब कुछ पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव होते गया धीरे धीरे, और उस लड़ाई में आखिरी में कोरोना से जीत हुई और बाहर आया। और उस 15 दिनों ने बहुत कुछ जीवन का दृश्य जो है वो चेंज किया, और लाइफ का जो मोटिव था उसमें भी, उसको आगे निर्णित करने में भी कोरोना ने जो है, जो वो दौर था उसने उस चीज़ को एहसास कराया। रिश्ते, नाते, दोस्ती, सबकी वैल्यू उस कोरोना के पीरियड ने कराई। जो भी पूरा आपका जर्नी रहा है, इसमें भैया कोई एक स्पेशल पर्सन कह लें या स्पेशल मेंटोर कह लें, गुरु कह लें, जिसने आपके इस पूरे माइंडसेट को एक शेप प्रोवाइड किया, कि आपको समय समय पर बताया कि नहीं किस चीज़ को किस तरीके से करनी है, या फिर ऐसी कोई चीज़ जिसमें आप आगे बढ़ रहे हैं और उसको वहाँ पर उन्होंने आपको समझाया कि नहीं इस डील को या फिर इस निर्णय को नहीं लेना, या फिर बाद में लेना। ऐसा कोई व्यक्ति है आपके लाइफ में? वो जो गुरु रहता है वो आदमी अपना गुरु स्वयं होता है, और उसका जब एकांत में चिंतन मनन होता है, और मेरा मानना ये है कि आदमी अपने अच्छे और बुरे के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है। जब वो बुरे के लिए जिम्मेदार है तो अच्छे के लिए भी वही जिम्मेदार है। तो जो अकेले में उसका एकांत में चिंतन मनन होता है, तो उसके जो अच्छा मन रहता है, अच्छे ग्रह रहते हैं, वो अच्छे डिसीजन कराते हैं। तो हर आदमी के मन के अंदर एक देवगण और एक राक्षसगण दोनों रहते हैं, तो वो अपने अपने प्रभाव दिखाते हैं। तो गुरु, हर आदमी का अपना गुरु खुद है। आपके काम में आध्यात्म का कितना प्रभाव है? आध्यात्म का मेरे काम में नहीं, दुनिया में जो भी काम चल रहे हैं सब में अध्यात्म का प्रभाव है, ऐसा मेरा मानना है। बिना अध्यात्म के ये सृष्टि जो चल रही है, ये एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं हो सकता। ये ऐसा सोचना मेरा है, और मेरा नहीं है, ऐसा पूरी दुनिया के जितने लोग हुए हैं, मेरे को नहीं लगता कि बिना अध्यात्म के आदमी को सुकून मिल सकता है। पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है, ये अध्यात्म हमें सिखाता है। और बहुत सारी चीज़ें लाइफ की ऐसी है जो अकेले सक्सेस पैसे से नहीं मिलती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके पारिवारिक व्यवस्थापन, आपका सामाजिक व्यवस्थापन, सारी चीज़ें, तो वो बिना अध्यात्म के अधूरी है। और बिना अध्यात्म के आदमी का जीवन जो है वो निकृष्ट है मेरी नज़रों में। कोई भी ऐसा कोई डील करने आप जा रहे हैं, आपका दिल और दिमाग ये कह रहा है कि ये एक ऐसी डील है जिसमें मुझको आगे चल के बहुत फ़ायदा होने वाला है, लेकिन वहीं पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हो जाती हैं कि हो सकता है वास्तु खराब हो, दिशा का कोई दोष हो, है ना, जिसके कारण जो कि जिन प्रिंसिपल पे आप चल रहे हैं वो उसके अगेंस्ट में हो। तो ऐसा फिर आप लेकिन फ़ायदे को देखते हुए क्या आप उस चीज़ पर आगे बढ़ते हैं या फिर रुक जाते हैं? नहीं भाई, कई बार अगर ऐसा मन जहाँ नेगेटिव के हो जाता है, कुछ जगह की एनर्जी नेगेटिव लगती है, तो नहीं, अगर पॉजिटिव है, आपको एनर्जी पॉजिटिव लग रही है, लेकिन जो ब्लैक एंड वाइट में नियम है, आध्यात्म के नियम कह लें या वास्तु के नियम कह लें, या फिर उस चीज़ के बारे में लोगों ने आपके दिमाग में नेगेटिविटी डालने की कोशिश करी, नहीं, तो फिर उस चीज़ को आप निर्णय स्वयं लेते हैं? वो स्वयं निर्णय अपने विवेक से निर्णय लेके, और ईश्वर की कृपा से कभी भी ऐसा कोई गलत निर्णय नहीं हुआ। बहुत सारी चीज़ें, अगर जीवन में कुछ चीज़ें छूट भी जाती हैं तो अपने को ऐसा लगता है कि कोई निर्णय कोई काम अपने से छूटा भी है तो ये लगता है कुछ अच्छा लिखा होगा, तो वो भी हम सकारात्मक दृष्टि से काम करते हैं। तो कभी कोई ऐसा बहुत ज़्यादा मलाल नहीं रहा, और हमने सोचा भी नहीं। हमेशा आगे बढ़ते रहना, काम करते रहना है,
तो जीवन में बहुत बड़ा है, बहुत ओवर मिलते हैं खेलने के लिए, अभी अपन लोगों की उम्र क्या है, तो कभी ऐसा नहीं छोड़ा। प्रेशर को कैसे हैंडल करते हो? प्रेशर कभी लिए नहीं, प्रेशर कभी नहीं लिया? प्रेशर नहीं लिया। कभी कुछ ऐसा मौका आया कि आगे रास्ता ही नहीं दिख रहा है, समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूं? हाँ, ये 2003 में ज़रूर हुआ था ऐसा। हाँ। तो भगवान से जाके बता सकते हैं उस घटना के बारे में कुछ? मैं बहुत ज़्यादा तो उस घटना में प्रकाश नहीं डाल पाऊँगा, उसमें कुछ मतलब ऐसा कुछ अनुभव था कुछ लोगों के बारे में, लेकिन कुछ लोगों से जो मुझे एहसास हुआ जिन व्यक्तियों के कारण, तो उस व्यक्ति विशेष को भी मैंने कभी उनसे मेरे रिलेशन ख़राब नहीं किए, और आज भी मेरे उनसे वैसे ही रिलेशन हैं वो। और उनको भी इस बात का बाद में मलाल रहा कि यार हमने कुछ अच्छे लोगों का साथ जब छूटता है तो बाद में आदमी पछताती, तो उन्हें पछतावा है उनको भी, आज वो खुद भी बोलते हैं मेरे से। और उन्होंने भी जीवन में, मैं उनको भी कहता हूँ कि वो, उनको मैं कई बार मेरा गुरु कहता हूँ कि जिन्होंने मेरे साथ ज़रूर गलत कर दिया, कि तुमने मुझे जीवन में बहुत सिखा के गए मुझे लेसन, जो मुझे आगे तक काम आ रहे हैं। तो मुझे उनमें मतलब हर नकारात्मक चीज़ में भी सकारात्मक देखना, ये अंदर से फील होता है, और हर इंसान को देखना चाहिए आगे बढ़ना है। तो हम एक बार में अगर नर्वस हो जाएंगे या ये सोचेंगे कि यार सब कुछ हो गया, तो दुनिया ख़त्म नहीं होती, बहुत मौके मिलते हैं। सूखा पड़ता है तो बारिश भी आती है, बारिश आती है तो ठंडी आती है, तो परिवर्तन संसार का नियम है। तो सकारात्मक दृष्टिकोण से कोई भी काम करे तो जीवन में हर असफलता के बाद सफलता प्राप्त होती है। सर्कल ऑफ लाइफ में भैया बिलीव करते हैं आप कर्मा में, कि अगर हमसे कहीं कोई गलती हुई है तो उसका तो हमको पश्चाताप आगे चल के कहीं ना कहीं तरीके से वो मतलब उसका हमें दंड तो भुगतने पड़ेंगे, या फिर अगर हमने कोई अच्छी बात करी है किसी के लिए भी तो उसके हमको फ़ायदे हो सकता है आज ना आए लेकिन आगे आए। तो इस चीज़ पर आपका, अगर कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति अगर होगा, जो आपने पहले सवाल किया था, तो वो इस पर विश्वास करेगा ही, क्योंकि अध्यात्म में यही बातें सिखाई जाती है कि आपको अच्छे कर्म और बुरे फल, तो जब बुरे कर्मों का फल हमें मिलता है तो अच्छे कर्मों का फल मिलता है, और अच्छे कर्मों का फल मिलेगा तो डेफिनेटली बुरे कर्मों का फल मिलेगा। और इस चीज़ को हमको एनालिसिस होते हुए, जानते हुए कि हम ये गलत काम हो रहे हैं और हमारा इससे किसी का हित हो रहा है और जीवन प्रभावित हो रहा है, तो आज नहीं तो कल उसे उसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा, या उसके आने वाले प्रारब्ध को, जो अच्छे प्रारब्ध या बुरे प्रारब्ध, उसका भी पनिशमेंट आदमी को भोगना पड़ेगा। ये निश्चित है, ये सृष्टि का विधान है, इसको कोई टाल नहीं सकता। ये भावना और ये शब्द भी आपके मुख में और मस्तिष्क में और हृदय में तब आएंगे जब आप अध्यात्म से जुड़े रहोगे। ये शब्द मैं जो आपसे कह रहा हूँ या बातें, ये जो मेरे विचार अंदर के हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरी जो आध्यात्मिक शक्ति है आपके अंदर का आध्यात्म कह रहा है। ये आपकी आध्यात्मिक जो आपकी सीख है वो कह रही है। और वो उसके बिना, मैंने आपको बोला कि पत्ता भी उसके बिना नहीं हिल सकता, तो वो जो एक अदृश्य शक्ति है तो वो तो रहती है, और आदमी को उसको लेके चलना चाहिए कि भैया दंड का विधान है। अच्छा भैया, कभी सेकंड चांस में बिलीव करते हैं आप? सेकंड चांस मतलब ऐसा कि किसी को सेकंड चांस दे सकते हैं? अगर किसी ने आपके साथ कभी गलती हुई, किसी की कोई भी, सपोज मैंने कुछ ऐसा कर दिया या फिर एक चीटिंग कर दी या आपको कभी किसी तरीके का धोखा दे दिया, चाहे इमोशनल ट्रॉमा दे दिया, तो क्या आप उस व्यक्ति को दोबारा उसी तरीके से वैसा उस तरीके से व्यवहार और प्रेम रखते हैं, उसको दूसरा मौका देते हैं? नहीं, उसमें जब मुझे लगता है कि इस व्यक्ति ने उस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया और उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट करा कि भैया ये मुझसे गलती हुई थी, ऐसा बहुत से मौके आए और जिसमें लोगों ने आके मुझसे कि भैया ये नाम ना लीजिए लेकिन कुछ घटना अगर बता सकते हैं तो ऐसा कुछ बताइए। एक सज्जन थे, वो जो हम लोगों का काम होता है उसमें जब रजिस्ट्रियाँ होती थी तो फ़ोटो ली जाती थी, तो एक फ़ोटो खींचने वाला एक बंदा था, यंग लड़का था, उसने कुछ फ़ोटोग्राफी का काम था, मैंने उसको दिया, उसने जो हिसाब वगैरह बनाया वो थोड़ा सा गड़बड़ बना दिया, तो उसको लेके हम लोग, मैंने उससे कहा यार ये तुमने तो वो कर दिया, फिर उसको मैंने डाटा भी उस बात को लेके और उसके हिसाब में कुछ पैसे कम दिए उसको, तो उसको इस बात का बड़ा वो लगा कि अरे भैया ने मेरे हिसाब गड़बड़ कर दी। वो एक दो जगह उन्होंने बोला तो लोगों ने कहा यार तूने ज़रूर कुछ गड़बड़ किया होगा जब भी उन्होंने ऐसा किया। फिर वो मेरे पास एक दिन आया अचानक, मुझसे माफ़ी मांगा कि भैया मेरे से गलती हुई थी, आप सही थे, और मेरे को ऐसा लगा कि मेरी मम्मी ने मुझे डांटा कि यार तू गलत है, तेरे को अच्छे लोग, तो वो मेरे पास आया, बोले भैया माफ़ किया? हाँ माफ़ किया। उसके बाद दिल से माफ़ नहीं किया, मैं तो आपको बता रहा हूँ। उसके बाद वो लड़का आज बिल्डर है, कॉलोनाइज़र है खुद, और उसको कॉलोनाइज़र बनाने के लिए मतलब मेरी क्या है, ईश्वर की कृपा रहती है, भगवान का ऐसा सहयोग रहा कि उसको बिल्कुल वो आज बड़ा भाई मानता है, मैं उसको छोटा भाई मानता हूँ, और वो आज बहुत अच्छी जगह पे है और छिंदवाड़ा शहर जैसी शहर में 2-3 प्रोजेक्ट कर चुका है और व्यवस्थित जीवन अपना जी रहा है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हम लोगों ने, कई लोग मुझसे कहते हैं कि भैया आप तो खुद ये काम कर रहे हो, फिर एक दुकान के बाजू में दूसरी दुकान खुलवा देते हो, तो मेरा सोचना ही रहता है कि भगवान जो है सबके कर्मों के हिसाब से सबको देता है, अपन तो एक माध्यम मार्ग है, तो जिसकी जो मदद होती है स्टैंड करने में, अगर इस व्यवसाय में भी कोई आना चाहता है तो उसको पूरा सपोर्ट करता है। आपको भैया जैसे इस शहर का शार्क टैंक कहते हैं,
तो बहुत लोग हैं ऐसे जिनकी आप मदद करते हैं, मतलब मॉनिटरी वाइज भी, मतलब उनको फाइनेंस करना और उनको उनके लिए लॉबिंग करना, लाइजनिंग करना। तो आप क्या देखते हैं किसी पे अपना टाइम और अपना पैसा इन्वेस्ट करते वक्त? कि उस व्यक्ति के काम में क्या प्लस है क्या माइनस है, और वो काम मुझे समझ लगता है प्रोजेक्ट पे आप ज्यादा ध्यान देते हैं या फिर दोनों आदमी पे। पर ध्यान हम तो जब जमीन खरीदते हैं तो भी जमीन पे भी और आदमी पे दोनों पे ध्यान देते हैं कि व्यक्ति भी सही होना जिससे हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं, और उसकी चीज़ भी सही होना। ऐसे काम करते समय भी हम जो बंदे, मेरे बहुत सारे छोटे भाई हैं, क्योंकि मैं कभी किसी को मतलब पार्टनर या ये नहीं समझता, वो छोटे भाई हैं, तो उनको पूरे काम को देख के समझ के और उनको अच्छी राह दे के और उनका हर स्तर पे जाके मदद करता हूँ कि चाहे उनकी कोई पारिवारिक समस्या हो, और आदमी से इतना अटैचमेंट हो जाता है तो सब एक फैमिली मेम्बर जैसे हो जाते हैं, तो उनको मैं बिल्कुल सहयोग करता हूँ हर चीज़ों से, और उनके काम करने के तरीके को, उनके व्यवहार को, उनकी अच्छाई और बुराई को दोनों को दृष्टिगत रखते हुए, उसका पिछड़ा इतिहास देखते हुए कि वह क्या किस तरीके से है, और उसमें काम करने में और विश्वास करता हूँ। और टचवुड अभी तक ऐसा कभी मेरे विश्वास पे कोई आदमी ऐसा हुआ हो कि खरा ना उतरा हो, ऐसा नहीं हुआ, सब खरे होते हैं। ऐसी कोई चीज़ है जो गौरव चौधरी पाना चाहता था लेकिन वो चीज़ संभव नहीं हो पाई, अभी तक पा नहीं पाया, और जिसका आपको कुछ मलाल है? देखिए, उसमें एक ऐसा था मन में, शुरुआत में मेरे साथ साथ इच्छा थी कि लॉ करना था, लॉ करना था एजुकेशन से रिलेटेड, और वो नहीं हो पाया, तो उसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा कई बार लगता है कि यार लॉ करना था, परिवार का होता, तो वो एक मलाल मन में थोड़ा सा रहता है। पर ऐसा लगता है कि भगवान ने कुछ लिखा, ऐसा कुछ लिख दिया था कि वहाँ मन ही नहीं लगता था, यहीं मन लग रहा था, तो यहाँ पहुँचे। अब वो लॉ की बात करी आपने, लॉ से ही मिलता जुलता है लव। तो आप ये बताइए, कॉलेज लाइफ तो आपने बहुत भरपूर जी, तो उस वक्त का समय कैसा था? कुछ ऐसा, मतलब छात्र राजनीति में भी आप थोड़े सक्रिय थे, साथ ही साथ फिर ऐसा भी कुछ हुआ क्या कि प्यार जिंदगी में कभी किसी से हुआ, ऐसा कुछ? मतलब अगर बता सकते हैं तो प्यार बताइए। तो दोस्तों से हुआ, और दोस्तों को की दौलत कमाई, और बाकी मोटिव आगे बढ़ने में और पैसे कमाने में, और इसमें बिल्कुल एक जुनून था कि भैया आगे बढ़ना है, तो कभी उस चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस ही नहीं किया। बाय नेचर भी ऐसा रहा कि लोग, एक पेरेंटल नेचर था शुरू से, तो जो दोस्त यार थे वो भी थे, तो वो भी किसी भी गलत चीज़ों में थोड़े से मुझसे हेजिटेशन करते थे, तो कभी ऐसा बहुत ज़्यादा कोई। स्वाभिमान को कभी आपने अपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है? वो एक आप मेरा मतलब डीएनए का उसको वो बोल दीजिए, तो उसमें कोई चीज़ें जो है अंदर से वो समझौता करके, मतलब कई लोग अभी भी शहर में जानते हैं कि हमसे कोई काम अगर कराना है तो प्यार से इनसे कुछ भी करा लो, बाकी कुछ चीज़ें तो जो है वो उसको आप अक्खड़पन कह लो, से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है बस। अच्छा, अगर कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को अपना सेल्फ रिस्पेक्ट ना थोड़ा सा हाशिए पर रखना पड़ता है, इस वजह से भी कि हमारे किसी से रिलेशन इतने स्ट्रांग होते हैं कि उस रिलेशन को हमको कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, इसलिए कई बार हमको भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन कभी आई है आपके सामने? नहीं, मेरा सोचना रहता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे लगा के आदमी को कोई काम नहीं करना चाहिए, और सम्मान किसी को दें, और सम्मान अगर प्राप्त हो रहा है तो किसी को सम्मान देने में कोई बुराई नहीं है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को अपना सेल्फ रिस्पेक्ट दांव पे लगा के अगर कोई काम करना पड़े, तो ये होता है कई लोगों के साथ परिस्थितिवत। मैं नहीं कहता कि हर आदमी ऐसा कर पाता है, क्योंकि अलग अलग दौर से लोग गुजरते हैं अलग अलग उसमें, तो कई मजबूरियाँ कह लें, क्योंकि बिजनेस और जॉब दोनों में अंतर रहता है, तो ऐसा होता है इस फील्ड में। बिजनेस करने का एक ये फ़ायदा है कि आप उसमें अपने सिद्धांतों पे और अपने काउंसिल में काम कर सकते हैं। इस फील्ड में भैया आप इतने सालों से हैं, और अभी मार्केट अभी कैसा चल रहा है कि बहुत बदल चुका है। जैसे लोग अब जो है, पहले बहुत दूर शहर से ज़्यादा या रोड के किनारे इस तरीके की ज़मीन लेना पसंद करते थे, शहर के अंदर की, शहर से बहुत ज़्यादा दूर जाना नहीं चाहते थे, बहुत ज़्यादा इंटीरियर में जाना नहीं चाहते थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बहुत ही, मतलब जिसको जिस तरीके की ज़मीन जहाँ मिल रही है वो वहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये इस तरीके का इन्वेस्टमेंट सही रहता है कि ऐसी जगहों पर ज़मीनें ले लेना या इन्वेस्ट कर लेना जो कि आने वाले सालों तक डेड लगे? या फिर उसको मैं इस सवाल को और रीडिफाइन करके अगर मैं पूछूं, तो अगर हमें इन्वेस्ट करना है किसी को, अगर हमारे यंग लड़कों, अगर जो भी सुनेंगे उनके लिए भी, कि एक प्रॉपर्टी
को खरीदने या उसमें इन्वेस्ट करने के पहले हम लोगों को किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया आशीष जी आपने। मैं आपको बताऊं, मेरे बहुत से ऐसे मित्र हैं जो मेरे बड़े अभिन्न मित्र हैं और वो बड़े धोखा खाने के बाद मेरे पास आए। और जब सब कुछ लुटाने गंवाने के बाद आदमी आ जाता है तो उसमें अपन भी मजबूर हो जाते हैं कि कुछ हेल्प नहीं कर पाते, तो मन दुखी भी होता है और एक गुस्सा भी आता है कि यार अगर ये पहले पूछ लेता तो हम इसकी हेल्प कर लेते। ऐसा बहुत से ऐसे वाक्य हैं तो जिसमें लोगों के साथ, क्योंकि ये बड़े स्केल में सारी चीज़ें लेन देन होती है तो आदमी के साथ चीटिंग भी होती है। दूसरा क्या होता है, जैसे आप कपड़े सिलवाने अगर डालते हैं तो किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं या टेलर के पास जाते हैं? टेलर के पास, आपको टेलर के पास जाते हैं ना। और लोग कई बार क्या होता है कि ये उनका डिसीजन पावर या सोच या जो भी कह लें अपन, तो वो सही जगह नहीं पहुंचने के कारण गलत जगह चले जाते हैं और वो सारा काम बिगाड़ लेते हैं और उसमें उनको भारी नुकसान भी होता है। धोखाधड़ी की भी भारी संभावना रहती है रियल एस्टेट के क्षेत्र में। तो मेरा कहना ये है कि किसी भी विश्वसनीय जिनाइन उसका बैकग्राउंड देखते हुए और सारी चीज़ें देखते हुए, पुराना इतिहास पता करते हुए काम आदमी को करना चाहिए। थोड़ा सलाह विचार करके काम करना चाहिए डिसीजन। मैं कई बार मेरे कस्टमरों को भी कहता हूँ कि जब आप तरबूज लेने जाते हैं बाजार में तो तरबूज काट के देखते हैं। क्या सोचना पड़ेगा हम लोगों को? आप बता रहा हूँ ना आपको, जैसे आप, मैं वही उदाहरण दे रहा हूँ आपको कि आप जाते हो तो 20 रुपए का तरबूज लेते हो तो काट के देखते हो कि भैया हरा है कि लाल है। हाँ। देखते हो ना। हाँ। कि भैया इसमें चाकू लगा दो थोड़ा सा। हाँ। देख लेते हैं क्यों? क्योंकि घर जाएंगे कहेंगे कि भैया पता लगा आपने घर ले गया और भाभी कह रही है कि तुमने ये कच्चा तरबूज ले आया और 20 रुपए का ये कर दिया। तो जब आप 20 रुपए की चीज़ में इतना ध्यान देते हैं तो 20 लाख की चीज़ लेते समय आप क्यों ध्यान नहीं देते? और वो जो गलती है और वो जो नासमझी कहें, वो जो बेवकूफ़ी कहें, वो जो गलत डिसीजन कहें, उसका आपको पनिशमेंट जो है वो बहुत भारी, और उसका जीवन भर की एक बड़ी पूंजी जो आपने मेहनत से जुटाई है उस पर पानी फिर जाता है और आदमी हाथ मिलते रहता है। राजस्व के मामलों में उसको न्याय पाने में कई वर्ष चोट चिचरी के चक्कर में गुजर जाते हैं और सिवाय पछतावे के कोई हाथ नहीं आता। इसलिए मेरा यही कहना है लोगों से भी और आपके माध्यम से कि जब कोई काम करें तो सलाह विचार करके, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होता है, ये अपने शास्त्रों में लिखा हुआ है। भैया अभी जैसे बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो छोटे छोटे शहरों से बड़े शहरों में जाते हैं और वहाँ पर जैसे हर आदमी का ना एक लाइफ टाइम एम्बिशन होता है खुद का घर। एक खुद का घर होना मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि आपके इमोशन जो है आपके मैथमेटिक्स को क्रॉस कर जाते हैं। खुद का घर होना एक बहुत बड़ा इमोशन होता है और जहाँ पर आप रह रहे हैं वर्तमान में जो आपका घर है, चाहे भले ही बंदा छिंदवाड़ा का हो और वो पुणे में जाकर सेटल्ड है, बेंगलोर में है, दिल्ली में, बॉम्बे में, कहीं पर भी जहाँ पर वो अपनी नौकरी कर रहा है, तो वो लोग चाहते हैं कि वो वहाँ पर अपना एक घर खरीदें, वहाँ पर घर बसाएं, और लेकिन उनकी रूट्स यहाँ पर है और उन जगहों पर ऐसा है कि हमारे घर जैसे, हमारे शहर जैसा माहौल भी नहीं है, प्लस प्रॉपर्टी के रेट्स वहाँ पर इतने ज़्यादा होते हैं कि उसकी अगर हम तुलना छिंदवाड़ा के प्रॉपर्टी मार्केट से करें तो यहाँ पर उतने ही बजट में यहाँ पर बहुत बड़ी ज़मीनें भी मिल जाएंगी और बहुत अच्छी वैल्यू भी, अच्छी ज़मीनें भी मिल जाएंगी या अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाएंगी, हम ज़मीन ना बोले तो फिर आपको क्या लगता है कि क्या वो जो सोच रहे हैं लड़के या फिर जो भी हमारे यंगस्टर्स हैं वो सही सोच रहे हैं या फिर उनको कुछ इस सोच में कुछ चेंज करना चाहिए? देखो, इसके लिए मैं एक शेर आपको बताना चाहूँगा, कुछ तो मजबूरियाँ रही होगी साहब, वरना ऐसे ही कोई अपना घर क्यों छोड़ना चाहेगा, है ना। तो आदमी क्या होता है, जब यहाँ पे बच्चे जो हमारे यंगस्टर हैं, यहाँ जॉब उनके लेवल की है नहीं उनके एजुकेशन के हिसाब से, इसलिए मजबूरी में वो रहना चाहते हैं। मेरे जितने दोस्त हैं यार, वो सब चाहते हैं कि हम अपने शहर में रह रहे हैं, लेकिन उनके लेवल का, उनके एजुकेशन के हिसाब से कोई जॉब यहाँ नहीं है। इस कारण मजबूरी में वहाँ रहना पड़ता है, एक चीज़। दूसरी चीज़, फिर बच्चों का, उनका जो एजुकेशन उस लेवल का हो जाता है तो वहाँ रह के पढ़ाई कराना, ये करना। तो सबसे बड़ा, मेट्रो सिटी में आज के डेट में आप रह रहे हैं तो आपकी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो रेंट में चले जाता है। तो हर आदमी चाहता है कि एक मेरी छत हो जाए, एक रेंटल सेविंग हो जाए आने वाले फ्यूचर, क्योंकि दिनों दिन कीमत बढ़ रही है। ज़मीन एक ऐसी चीज़ है जिसका प्रोडक्शन नहीं हो सकता, उसका उत्पादन ही नहीं है। हाँ, वो तो फिक्स्ड है, फिक्स्ड है वो कि वो इतनी है। तो जब वो जिस चीज़ का उत्पादन ही नहीं है तो उसकी वैल्यू आप निश्चित कर ही नहीं सकते, वो तो अनवैल्यूएबल चीज़ है। तो इसलिए आदमी को अपना घर का सपना तो सुरक्षित करना चाहिए, लेकिन उसको करते समय बहुत सारी चीज़ों को, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग, दूरदृष्टिता, भविष्य में कैसे सेटल होना है, बच्चों का एजुकेशन, वो सब चीज़ों को देखते हुए आदमी को एक प्लानिंग करके काम करना चाहिए। और प्री प्लान्ड आप कोई काम करेंगे व्यवस्थित तरीके से तो उसका आपको 4 गुना लाभ मिलता है।
हर चीज़ में आपके डिसीजन, तो वो आदमी को करना गौरव चौधरी क्या करना चाहेंगे? गौरव चौधरी के सामने ऑप्शन है अगर कि या तो आपको फ्लैट खरीदना है या फिर आपको एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदना है, तो आप क्या प्रेफर करेंगे? देखिए क्या होता है, ये फ्लैट और ज़मीन के टुकड़े का ये स्थिति परिस्थिति और के हिसाब से डिसाइड होता है। जैसे बम्बई और दिल्ली में आम आदमी हो या जनरल कोई भी आदमी हो, छिंदवाड़ा के मार्केट के हिसाब से तो छिंदवाड़ा में तो मैं खुद की जगह में ही रहना, और मैं तो गांव में रहना ज़्यादा प्रेफर करना चाहता हूँ। मतलब आदमी को जो मतलब भले ही मैं कॉलोनी बना के बेच रहा हूँ, पर क्योंकि सच जो है, क्योंकि आपके सामने मतलब बनावटी बातें करना, झूठा बोलना, गांव की जो लाइफ है उससे ज़्यादा सुकून कहीं नहीं है आज भी। और सारे शहर गांव शहर हो चुके हैं, शहर से सब कनेक्ट हो चुके हैं, रोडें बन चुकी, सड़कें बन चुकी हैं, बिजली पानी सारी सुविधाएं। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा हूँ कि अपनी बड़ी बड़ी हवेली छोड़ के छिंदवाड़ा में किराए से रह रहे हैं। बड़ा दुख होता है उस बात को देख के। और शहर से कनेक्टिविटी कोई दूर रह नहीं गई, चारों बारिश पानी मौसम जो भी हो, शहर का कोई भी क्षेत्र जो है वो अछूता नहीं है शहर से। रोडें हैं, सड़कें, पर शहरी अंधाधुंधकरण की दौड़ ने और घर के वातावरण ने आदमी को जो है वो कर दिया। लोग अपनी बड़ी बड़ी 10-10 कमरों की हवेली छोड़ के एक लोग की यहाँ 10 बाई 15 बाई 20 में रह रहे हैं और जीवन कर रहे हैं, अपना जीवन जी रहे हैं। तो जीवन आदमी को मनुष्य जीवन मिला है, उसमें क्या कमाना चाहता है आदमी, क्या सोच रहा है, मेरी तो समझ से बाहर हो जाता है कई बार। एक अच्छा जीवन, ये तो एक ग्रामीण परिवेश में भी एक अच्छा जीवन जो है वो शानदार जीवन है, ऐसा नहीं है। जब ये आपसे बात हो और राजनीति की बात ना हो तो लोग मतलब ऐसा पूछेंगे, तो मेरा तो एक यही सवाल है, मेरे ख्याल से जो भी आपको जानते हैं सबका यही सवाल होगा, आप राजनीति में कब आ रहे हैं? नहीं, राजनीति में आना इसलिए नहीं है, राजनीति में नहीं आना चाहते? हाँ, राजनीति में इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि आशीष जी, राजनीति, एक एस्ट्रोलॉजिस्ट को मैंने कुंडली दिखाई तो उन्होंने बोला कि देखिए राजनीति जो है वो राहु का काम है। राहु मतलब जिसका राक्षस के गण प्रबल हो। तो पॉलिटिक्स में मेरा ऐसा मानना है, आज वर्तमान की परिस्थितियों में हर किसी को तो मैं नहीं कह सकता, पर 99.9% आदमी अर्थ के लोभ में, पद के लोभ में, सत्ता के लोभ में, सिर्फ इसी लोभ में राजनीति करना चाहता है। तो बोले भैया ये आपके ग्रह जो हैं वो अनुकूल नहीं है, बोले ये राहु आपका जो है इतना प्रबल नहीं है, बोले इसके लिए होना पड़ेगा, इसलिए आप जो है मतलब आपका मन है राजनीति में आने का, लेकिन ग्रह दशा के कारण आप उससे पीछे हट रहे हैं। परिस्थितियां जो हैं, जो मानसिक मन जो है वो उस जगह पे बैठेगा नहीं। जो नेचर है व्यक्तिगत, जो आध्यात्मिक शक्ति जो काम कर रही है वो असुरी नहीं है। वही है कि अपने सिद्धांतों के साथ समझौता करके काम करना असंभव है, इस कारण और बहुत दूषित वो है। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति में जरूर आते हैं कि जो खराब लोग हैं उनको उसका दंड मिले, वो हटें, अच्छे लोग आएँ। तो कभी भी चाहे वो किसी भी कोई हो, गलत आदमी है तो उसका विरोध होना चाहिए, जो भी हो, किसी व्यक्ति विशेष की मैं या किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई गलत है तो उसको हटाने में तो हर आदमी को सहयोग करना चाहिए और उसके करवाने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल भूमिका निभाने में पीछे नहीं हटते और करते हैं, और इसके पहले भी करें और आगे भी करते रहेंगे। मतलब राजनीति से दूरी नहीं रखेंगे, बहुत पास जाएंगे तो जल जाएंगे और किंग नहीं बनेंगे, लेकिन किंग मेकर जरूर बनेंगे, उसको ऐसा कह सकते हैं आप। लेकिन क्योंकि भाई हम अगर नहीं करेंगे तो करेगा कौन, ये बड़ी बात है। और हर आदमी को करना चाहिए और आगे आना चाहिए कि भाई आपको सफाई तो जरूरी है। तो अच्छा, और राजनीति में नेपोटिज्म जो है उस पे आपके क्या विचार हैं कि क्या मतलब ये सही है? मुझे जैसे मैं अपनी सोच बता रहा हूँ कि जैसे अगर मुझको मेरे लड़के के लिए कुछ करना होगा तो मैं जान लगा दूंगा उसके लिए कि यार मैंने कुछ काम किया है, अगर मेरे लड़के को भी उसी में इंटरेस्ट आना है, मेरे बच्चे को भी, तो मैं उसके लिए सारे के सारे रास्ते जितने मैं जानता हूँ वो सारे खोल दूंगा। पर लेकिन बहुत बातें होती हैं राजनीति में नेपोटिज्म को लेकर कि राजा का बेटा ही राजा बनता है, तो और नए लोगों को, क्योंकि राजा इतना पावरफुल हो जाता है, जो बड़े लीडर्स हैं वो इतने पावरफुल होते हैं कि वो नए जो नेतृत्व है, नए नेता जो है उनको उस तरीके से तवज्जो नहीं मिलती, उनको उस तरीके से बढ़ाया नहीं जाता, पद नहीं मिलता। तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि राजनीति में अगर योग्यता है लेकिन आपकी योग्यता पहचानी जाने के बावजूद आपको पद नहीं दिया जा रहा, तो ये क्या, इस पर आप अपने विचार बस बताइए। ये देखिए, अब ये जो परिदृश्य भी धीरे धीरे बदल रहा है, जब एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो हिंदुस्तान में अब धीरे धीरे ये प्रथा जो है, आज अपन राहुल गांधी जी का ही उदाहरण ले लिया जाए, तो अब योग्यता को आप जो है ज़्यादा दबा नहीं सकते। और ईश्वर की जब कृपा होती है और ऊपर वाले का जब विधान चलता है तो नीचे से ही आदमी ऊपर जाता है।
और जो पैराशूट लैंडिंग वाली जो पॉलिटिक्स थी वो धीरे धीरे से लोग जागरूक हो रहे हैं और लोगों को उस चीज़ को, हाँ अगर वो योग्य है तो ही स्वीकार करेंगे। पैराशूट लैंडिंग में अयोग्य आदमी को अब आदमी नहीं स्वीकार कर रहा है कि राजा का बेटा है इसलिए राजा बनेगा। राजा का बेटा, योग्य राजा का बेटा अगर योग्य है तो ही उसे स्वीकार किया जाएगा। अगर वो अयोग्य है तो उसको स्वीकार करना अनुचित भी है मेरी दृष्टि से भी। पर जब तक राजा के बेटे को योग्यता साबित करने का जो समय रहेगा, जब तक कि उससे समय दिया जाए, क्योंकि उनको दूसरे लोगों से ज़्यादा समय मिलता है ना, अपनी कर्मभूमि में अपने नाम साबित, अपनी योग्यता साबित करने के लिए। लेकिन तब तक एक दूसरी जनरेशन है योग्य लोगों की, वो उनका समय निकल जाता है, या तो वो निराश हो जाते हैं या हताश हो जाते हैं, राजनीति छोड़ देते हैं या किसी दूसरे कामों में लग जाते हैं कि यार हमारा यहाँ नहीं होना। तो एक योग्य नेता मिल सकता था, योग्य नेतृत्व मिल सकता था, वो उससे राजनीति वंचित हो जाती है। नहीं, ये तो हमारे देश का दुर्भाग्य कह लें, चाहे राजनीति हो, चाहे जॉब हो, चाहे मैं उसमें आरक्षण की बात करूं या राजनीति की, तो ये तो हर जगह में कुछ चीज़ें हमारे देश के लिए कलंक तो हैं, उसको आप नकार नहीं सकते। जो आप कह रहे हैं ये कलंक हमारे देश के लिए है और पूरी युवा शक्ति को और इच्छा शक्ति से आने वाले समय में फिर इसका मुकाबला करेंगे। और हिंदुस्तान की कुंडली बहुत अच्छे समय में लिखी गई है और भविष्य में ये नेपोटिज्म से भी मुक्ति मिलेगी, जिसकी शुरुआत भी हो गई है पिछले 10 सालों से। अगर भारत का प्रधानमंत्री एक गरीब घर का इतना जिस जगह में पहुंचा है, या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर यहाँ पहुँचे हैं ऐसे बहुत से, या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचे, जिन लोगों के बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी हैं जो जीरो से हीरो बने हैं, तो आने वाले समय में ये भी एक अच्छे संकेत है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को कैसे देखते हैं आप? वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में बहुत सारी जागरूकता हिंदुस्तान में आई है। सोशल मीडिया का बहुत बेहतरीन रोल इसमें है। हर आदमी के हाथ में सारी दुनिया एक मोबाइल में आने से उसका दायरा बढ़ा हुआ है सोचने विचारने की शक्ति का, और हर आदमी को अपने वोट की शक्ति का एहसास होकर धीरे धीरे हिंदुस्तान से ये धार्मिक मुद्दे खत्म होंगे और देश विकास के मुद्दे पे चुनाव होंगे, जो हिंदुस्तानियों के लिए एक अच्छा शुभ संकेत है। और आने वाले समय में हम बहुत अच्छी जगह पहुँचेंगे। भैया ये बताइए कि अपनी लाइफ में मतलब सबसे अच्छी एडवाइस आपको क्या मिली और किसने दी? सबसे अच्छी एडवाइस अगर कोई देता है तो वो किताबें देती हैं, किताबों ने आपको सबसे अच्छी। और दूसरा अच्छी मोटिवेशनल चीज़ें, अंतरात्मा की आवाज़, ये जो क्या है वो एडवाइस जो आपको अब तक सबसे अच्छी लगी? जो दिल करे वो काम करो, पूरी ईमानदारी से करो। और हमेशा मेरे फादर भी कहते हैं कि बेटा एक लगन बना के एक काम को अच्छे मन से करो और एक काउंसिल बना के, एक सिद्धांत बना के, तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और भैया ऐसी कोई सलाह जो सबसे बुरी लगी हो आपको, द वर्स्ट एडवाइस जो अभी तक आपको मिली है? नहीं, कई बार ऐसा भी होता है कि भैया कई लोग शॉर्टकट से पैसे कमाने के लिए वो आते हैं, बहुत सारे काम भी आते हैं। कुछ ऐसा घटना के हिसाब से बताएंगे तो? कि लोग आते हैं कि भैया बहुत सारे काम ऐसे आते हैं हमारे काम में कि जिसमें लोग आते हैं, लोगों की ज़मीनों को, जिस व्यक्ति की ज़मीनें हैं तो उनको ऐसा लेके आते हैं कि भैया हम आपको ऐसा करवा देते हैं, उनसे लिखवा देते हैं, रजिस्ट्री करवा देते हैं। और बहुत सारे, क्योंकि हमारा काम ही ऐसा, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें अपॉर्चुनिटी रहती है आदमी को, उसको आदमी पर हमें ऐसा मन में ऐसा लगा यार आशीष कई बार कि ये भगवान एक परीक्षा ले रहा है अपनी कि भैया तुम गलत चीज़ों में अपने सिद्धांतों से डिगाने के लिए आई है। तो हमने कभी उससे समझौता नहीं किया यार, मन गवारा नहीं किया, उसमें अंतरात्मा की आवाज़ सुनी, लाभ हानि की दृष्टि से देखते दूर हटते हुए काम किया। भैया आजकल एक और नया ट्रेंड आ गया है, बहुत सारे ऐसे ब्रोकर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, शासन के अंदर के भी लोग हैं जो कि ये सलाह देते हैं या फिर ऐसी कोई डील लेके आते हैं कि कोई ज़मीन जो है वो आदिवासियों से संबंधित है उनकी, और जैसे कि नियम में है आदिवासियों की ज़मीन कन्वर्ट नहीं हो सकती। नहीं, उसमें तो नियम है, कुछ क्षेत्र विशेष है जहाँ नियम अनुसार काम होता है। वो उन्होंने वही यही सलाह, वो उस पर आपका क्या इस तरीके की ज़मीनें लेकिन ठीक है आज ये नियम है, लेकिन अगर आगे चल के वो नियम अगर ऐसा कुछ बदल गए या फिर ऐसा हुआ कि किसी भी तरीके से जोर ज़बरदस्ती के साथ ऐसी ज़मीनों का सौदा हो गया? नहीं, वो संभव नहीं है, आज समय बदल गया है, तो ये जोर ज़बरदस्ती है, आदमी स्वेच्छा से बेचता है और सब कुछ उसमें करता है। कई बार उसके निर्णय जो है मन उसी का बदल जाता है या लालच में आके आदमी गलत कहने लगता है। इसको अपन और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, अगर कोई ऐसी ज़मीन है जो कि किसी आदिवासी के आधिपत्य में है, तो क्या एक सामान्य वर्ग के आदमी को उस ज़मीन को ले लेना चाहिए? हाँ, अगर वो मिलती है तो? वो मिलती है, और नियम से अगर उसके शासन के नियमों का विधिक प्रक्रिया का पालन करके मिल रही है
तो उसको बेच लेंगे, उसको भी कीमत अच्छी मिल जाती है और अगले को भी जगह मिल जाती है। अगर शासन के विधिक नियमों का पालन करते हुए कोई कार्य हो रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा भैया, अभी बहुत सारे, जैसे ये जो मार्केट है बहुत फैसिनेटिंग है, प्रॉपर्टी का मार्केट स्पेशली, क्योंकि इसमें बहुत देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व इन इट, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है। तो बहुत सारे लोग इस धंधे में आ रहे हैं, मतलब हर 3-4 दिन बाद एक नया प्रॉपर्टी डीलर एक मार्केट में आ रहा है, खड़ा हो रहा है। तो ऐसे नए लोगों को आप अपनी तरफ से, मतलब बीइंग अ जायंट ऑफ दिस बिजनेस, आप क्या सलाह देना चाहेंगे? यही सलाह देना चाहेंगे कि आदमी अपनी बड़ी पैतृक संपत्तियों से या व्यापार व्यवसाय से इकट्ठा करके, क्योंकि ये पूंजीवाद का समय है और कैपिटल का व्यापार है, तो उसको बहुत सोच विचार के निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि अब परिस्थितियाँ बहुत बदल गई है। जो पहले अब व्यापार में मार्जिन था, ये सब चीज़ें बहुत कम हुआ है। तो बड़े सोच समझ के और विचार विवेकशीलता से काम करना चाहिए। एकदम से कहीं भी लोगों के कहने पे रुक के इनके डिसीजन लेने में एक गलत निर्णय उसके पूरे परिवार को और उसके जीवन को प्रभावित कर सकता है। कोई ऐसे 2 नियम बताना चाहें जो कि अगर नए की डूज एंड डोंट्स की बात करें कि ये 2 चीज़ें ज़रूर करनी इस धंधे में और ये 2 चीज़ें नहीं करनी? सबसे बड़ी चीज़ कि कोई भी काम किसी लालच में ना किया जाए और बहुत पारदर्शिता को देखते हुए और पूरा विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए सलाह विचार करके, चाहे वो विधिक सहायता से सलाह वकील के द्वारा ली जाए, अपने जानकारों के द्वारा लेकर काम की जाए और पूरी पारदर्शिता से काम करें, सोच विचार के, जल्दबाजी में कोई काम ना करें। और ऐसी 2 चीज़ जो ना किया जाए, वही मैं जल्दबाजी में कोई काम हाँ, जल्दबाजी में कोई काम न किया जाए, बहुत विचार विमर्श करके और सोच के डिसीजन लिया जाए। और 10 साल बाद गौरव चौधरी अपने आप को कहाँ देखते हैं? संतुष्टजनक जगह में देखता हूँ। अब नीचे देखूँ तो संतुष्ट रहता हूँ, ऊपर देखोगे तो असंतुष्ट रहोगे ऑफकोर्स। अपने आप को कहाँ देखते हैं? आपको क्या लगता है 10 साल बाद आप कहाँ रहेंगे? आने वाले, वो तो ईश्वर के ऊपर है। मैं तो बताया आपको कि अगर अध्यात्म से जुड़ा व्यक्ति रहेगा तो यही कहेगा कि ईश्वरी कृपा जहाँ रहेगी, जहाँ वो रखे वहाँ संतुष्ट रहेंगे, और अभी भी जहाँ है वहाँ संतुष्ट है। अच्छा गौरव भैया, आभास था आपको इस चीज़ का कि 2002 में जब आपने शुरुआत करी थी और आज 2023 है कि इन 20-21 सालों में आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे? बदलने का जज्बा तो था कि सब कुछ बदलना है और आगे बढ़ना है, काम करना है। सोचा नहीं था कि यहाँ तक पहुँचेंगे। सोच और आगे भी है कि आगे और काम करना, आगे बढ़ना है और मेहनत करने में पीछे नहीं हटेंगे। बस एक धुन रख के सवार थे कि आगे बढ़ना है। ऐसा कभी आया नहीं आपके मन में कि यार बहुत हो गया, अब ठहरना चाहिए? नहीं, कई बार जो बताया आपको मैंने, जो आध्यात्मिक शक्ति है वो एक धीरे धीरे गति से, कछुए की चाल से आपको आगे बढ़ाते रहती है। और आदमी को थोड़ा कछुए की चाल से ही सोच विचार के, मतलब कछुए और खरगोश की जो कहानी थी ना, उसमें कछुए और खरगोश में अंतर ये था, कछुआ विवेकवान था, उसकी धीमी चाल से, मतलब इस कहानी का उद्देश्य था, और खरगोश जो था विवेकहीन था। तो कछुए की चाल से विवेकवान बनते हुए काम अगर करें तो आदमी को सफलता मिलती है। और सारी चीज़ों को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ें तो वो सफलता होती, चाहे पारिवारिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, जैसे मैंने पहले भी कहा, तो ही आदमी सफल होता। अकेले एक चीज़ को सफलता का पैमाना आप नहीं मान सकते कि आपने बहुत पैसे कमा लिए तो आप सफल हैं। ये आप बड़ी बात बोल रहे हैं। कोई ऐसा समझेगा नहीं, कोई इस बात को मानने के लिए राज़ी नहीं होगा कि गौरव चौधरी जो है वो कछुए की चाल से चलते हुए यहाँ तक पहुँचा। नहीं, मेरा हर कोई तो, मतलब आपको तो चीता ही कहा जाएगा। नहीं, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि बहुत अपॉर्चुनिस्ट हैं, है ना, अवसरवादी हैं। तो मेरा कहना ये रहता है, उन लोगों को मेरा ये जवाब रहता है कि जीवन को चूके हुए अवसरों की कहानी मत बनने दो, जहाँ मौका ले ले तुरंत छलांग लगाओ। जीवन को चूके हुए मौकों की कहानी, अवसरों की कहानी मत बनने दो, जहाँ मौका देखे तुरंत छलांग लगाओ। बेहद ईमानदार और बेहद आध्यात्मिक, ईश्वर के प्रिय गौरव चौधरी हमारे साथ थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौरव भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस चैनल के शुभारंभ के लिए। और आप, ईश्वर से ये प्रार्थना रहेगी मेरी कि आप बहुत आगे बढ़ें और आपका ये कारवां बहुत आगे तक ले जाए और कई मिलियन व्यू तक आप आगे बढ़ें और छिंदवाड़ा का नाम रोशन